गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो वेलकम है आप सभी का बायोलॉजी इस क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हमारे 12th के स्टूडेंट के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमारे बीएससी और नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये टॉपिक रिलेटेड है आपके चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से और टॉपिक का नाम है जेनेटिक कोड, जिसे हिंदी में आप कहते हैं आनुवांशिक कोड। तो क्या होता है जेनेटिक कोड, इसका क्या इस्तेमाल होता है, इसे किसने बनाया है, कैसे बनाया है, एवरीथिंग, सारी बातें आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि जेनेटिक कोड से रिलेटेड हैं। तो आइए पहले हम इन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि द जेनेटिक कोड इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब आप सबको याद होगा कि हम लोगों ने पीछे न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ा है। हमें पता है कि हमारा डीएनए और आरएनए छोटी छोटी यूनिट्स से बनता है जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स में मुख्य रूप से होते हैं नाइट्रोजनस बेस, जिसमें आपको मालूम है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये जो 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, इसमें से हमने 3 को लिया है। कौन कौन से लिए हैं? एडेनिन लिया है, ग्वानिन लिया है, थाइमिन को नहीं लिया है और किसको लिया है? साइटोसिन को लिया है। और एक और नाइट्रोजन क्षार आपको बताया गया था यूरेसिल, जो कि सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, उसको लिया है। तो हमें यहां पर 4 का इस्तेमाल करना है। आप कई जगह पर लिखा देख रहे होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यू फॉर यूरेसिल। इन 4 का इस्तेमाल करके ही एक लैंग्वेज बनाई गई है और उस लैंग्वेज को हम कहते हैं जेनेटिक कोड। मतलब एक ऐसी भाषा जिसका इस्तेमाल डीएनए करेगा। अब डीएनए को क्या जरूरत पड़ गई एक भाषा इस्तेमाल करने की? तो आपको बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उनमें लगातार अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनते हैं। अब ये जो प्रोटीन्स बनते हैं ये कौन बनाता है? प्रोटीन बनाने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा डीएनए। तो जो डीएनए होता है वो प्रोटीन्स का निर्माण करता है। अब डीएनए कहां पाया जाता है? आप सबको पता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोटीन कहां बनती है? न्यूक्लियस के बाहर, साइटोप्लाज्म में। तो अब डीएनए खुद तो साइटोप्लाज्म में जाएगा नहीं प्रोटीन बनाने के लिए, तो डीएनए क्या करता है? अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा, अपना मैसेज देता है एक आरएनए को, जिसको कहा जाता है एमआरएनए या फिर मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए को जो भी प्रोटीन बनानी है सेल के अंदर, वो मैसेज किसको देगा? एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए को। और डीएनए अपना मैसेज एक कोड के रूप में देगा और उस कोड को हम क्या कहेंगे? जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड का मतलब हमने क्या समझा? एक ऐसी लैंग्वेज जो डीएनए बनाता है। किसके लिए बनाता है? प्रोटीन निर्माण करने के लिए। किसको देता है लैंग्वेज? एमआरएनए को। तो इतनी बेसिक बातें हमने यहां पर जानी और क्या सीखा कि जेनेटिक कोड एक प्रकार की भाषा है जिसका इस्तेमाल प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए के द्वारा किया जाता है। अब जेनेटिक कोड में क्या चीज भाषा में लगी होती है? उसमें 4 नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं UCAG। अब एक सीक्वेंस आपके माइंड में बिल्कुल फीड हो जाना चाहिए क्योंकि हर जगह पर हम इसी का यूज करने वाले हैं। UCAG। U फॉर यूरेसिल, C फॉर साइटोसिन, A फॉर एडेनिन और G फॉर ग्वानिन। ये आपको पहले से मैंने पढ़ा रखा है। तो ओवरऑल हमने क्या समझा कि डीएनए में प्रोटीन बनने की एक प्रॉपर्टी है, बनाने की प्रॉपर्टी है, जिसके द्वारा जो वो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग लक्षण हैं वो आते हैं और वो प्रोटीन बनाने के लिए एक लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। उस लैंग्वेज को हम कहते हैं जेनेटिक कोड। और जेनेटिक कोड में नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस लगे होते हैं। अगला वर्ड आपको सीखना है ट्रिपलेट जेनेटिक कोड। अब ये वर्ड आ गया ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब होगा जहां पर 3 क्षार लगे हों या 3 नाइट्रोजन बेस लगे हों। अभी आप देखेंगे मैं ये पूरी टेबल भरूंगा और हर टेबल में आप देखेंगे कि हम 3 नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस यहां पर रखेंगे। कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, सारी बातें करेंगे अभी आगे। तो पहले हम पॉइंट्स को क्लियर कर रहे थे। तो जेनेटिक कोड इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जेनेटिक कोड क्या है? एक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का या कह लें नाइट्रोजनस बेस का इन एमआरएनए। और वो किसको डीएनए देता है? एमआरएनए को देता है। Which includes the information of synthesis of protein। और इन कोड के अंदर जानकारी भरी होती है किस बात की? प्रोटीन का निर्माण करने की। जेनेटिक कोड डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन। अब ये क्या चीज है? आपको पता है कि जैसे बिल्डिंग बनती है छोटी छोटी ईंटों से, वैसे ही प्रोटीन का निर्माण होता है छोटी छोटी यूनिट से, जिनको हम कहते हैं अमीनो एसिड्स। तो कई सारे अमीनो एसिड मिलकर ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो जब कोई प्रोटीन बननी होती है तो कई तरह के अमीनो एसिड आते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब अमीनो एसिड कैसे लगेगा, कौन लगाएगा, यह निर्धारित करता है जेनेटिक कोड। मतलब जेनेटिक कोड को पता होता है कि कौन सा अमीनो एसिड जोड़ना है प्रोटीन बनाने के लिए। जितने तरह के जेनेटिक कोड आएंगे उतने तरह के अमीनो एसिड आएंगे जुड़ने के लिए और उस तरीके से प्रोटीन बनेगा। ये चीजें अभी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी आपको सुनने में, लेकिन जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता चला जाएगा। और इसके ठीक बाद में आपको प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ाऊंगा, तब आप इन जेनेटिक कोड का यूज कैसे किया जाता है ये भी समझ पाएंगे। ओके, तो अभी के लिए हम अगले पॉइंट पर आते हैं। जेनेटिक कोड डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन। जेनेटिक कोड ये निर्धारित करते हैं कि किसी भी प्रोटीन में
अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या होगा, क्रम क्या होगा। ठीक, ये पॉइंट और ज्यादा बेहतर अभी आगे क्लियर होगा आपको। अब बात आती है इनकी खोज की। तो आपको बता दूं कि इनकी खोज करने के लिए वैज्ञानिकों को बहुत लंबा समय लग गया, 20 साल से अधिक का समय लगा। और इन 3 वैज्ञानिकों ने फाइनली, वैसे तो इससे पहले और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने कोशिश की इसके लिए, लेकिन फाइनली जो 3 साइंटिस्ट थे उन्होंने इस काम को पूरा कर पाया। और इसमें हमारे लिए एक प्राउड की बात है कि एक इंडियन भी शामिल है। ओके, तो जेनेटिक कोड वर डिस्कवर्ड बाय H.G. खुराना। हम सभी इनका नाम जानते हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, बेसिकली बिलोंग्स टू पंजाब। और इन्होंने इस जेनेटिक कोड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया जो कि पंजाब से रिलेटेड थे। तो हरगोविंद खुराना जी, आर हॉली और एम निरनबर्ग, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने फाइनली जेनेटिक कोड दिए। और इसके लिए इनको लगभग 22 से 24 साल का समय भी लग गया। They have been awarded in 1968 और इनको अवार्ड भी मिला इसके लिए। कौन सा? नोबेल प्राइज, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है इतनी बड़ी डिस्कवरी के लिए। तो इन्हें 1968 में अवार्ड दिया गया फॉर द रिसर्च इन जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड की खोज करने के लिए। They prepare 64 जेनेटिक कोड्स which are as follows। और उन्होंने कितने जेनेटिक कोड्स बनाए हैं? 64। और वो 64 हम अभी इस टेबल में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सीक्वेंस अगर आपने इस तरह से बना लिया तो टेबल को कैसे भरना है 64 से, इस बारे में हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं बहुत ही इजी वे में कि टेबल कैसे भरनी है। तो आप लोग भी इस तरीके से बना लें और मेरे साथ में स्टेप बाय स्टेप अगर भरेंगे तो बिल्कुल आपको यहां पर इस टेबल में 16 बॉक्स दिखाई पड़ रहे हैं, 16। और हर एक बॉक्स के अंदर आपको 4 जेनेटिक कोड बनाने हैं। यानी टोटल हमें 64 जेनेटिक कोड्स यहां पर बनाने हैं, जो कि मैंने यहां पर मेंशन किया है। 64 जेनेटिक कोड दिए थे। अब कैसे बनाना है? हर एक बॉक्स के अंदर हमें चारों तरफ देखना है कि हमें कहां कहां से बेस लेने हैं। जैसे आप देखिए, यहां लिखा है फर्स्ट बेस, यहां लिखा है सेकंड बेस और यहां लिखा है थर्ड बेस। हर बॉक्स में हम 4-4 बनाएंगे। एग्जांपल के तौर पर पहले बॉक्स में आते हैं। पहले बॉक्स में हमें इधर से क्या मिलने वाला है? फर्स्ट बेस। तो हमने फर्स्ट बेस लिख लिए चारों के यू, यू 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 यू, सब में फर्स्ट बेस यही हो जाएगा। सेकंड वाले को देखें तो इसमें फर्स्ट बेस क्या है? सी है, तो हमने यहां पर चारों को नोट कर लिया, सी 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 सी। थर्ड वाले को देखें, फर्स्ट बेस हमें क्या मिल रहा है? ए ए, तो 4 जगह पर ए बना लिया। और लास्ट वाले में देखा फर्स्ट बेस हमें क्या मिलेगा? जी, तो 4 जगह पर हमने जी बना लिया। अब बात आती है सेकंड बेस की। तो सेकंड बेस इस वाले पूरे कॉलम में यू ही जाएगा, तो कुछ सोचना ही नहीं है, सब में सेकंड बेस हम यू लिख देंगे इस तरीके से। तो सभी में हमने यू बना दिया और हमें सेकंड बेस सबका मिल गया। इसके बाद आता है थर्ड बेस। तो थर्ड बेस हर बॉक्स में यू सी ए जी, कुछ सोचना ही नहीं है आपको। थर्ड बेस यू सी ए जी, ये जगह खाली रखेंगे क्योंकि यहां पे अभी अमीनो एसिड्स के आपको नाम लिखने पड़ेंगे। ऐसे ही सेकंड वाले में यू सी ए जी, तो यू सी ए जी। थर्ड वाले में भी यू सी ए जी, यू सी ए जी। तो आपने देखा कि 4 बॉक्सेस कितनी इजीली भर गए और चारों में हमने कितने कितने रखे हैं? 4-4, यानी टोटल हमने कितने बना लिए हैं? 16। सो इसी तरीके से सारे बॉक्सेस भरने हैं। एक बार और अगले बॉक्स को देख लीजिए, इसका अब इसको भरना है। तो फर्स्ट बेस हम हमेशा कहां से लेंगे? इधर से। तो फर्स्ट बेस आपका कहां से आ गया? यू। अब हम दूसरे तरीके से आपको बताते हैं, इसमें भी फर्स्ट बेस भर देते हैं। फर्स्ट बेस इसका भी क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट बेस हमेशा इधर से ले रहे हैं। इसका भी फर्स्ट बेस क्या आएगा? यू आएगा, क्योंकि फर्स्ट बेस हमारा इधर से आता है। सेकंड बेस कहां से आता है? ऊपर से आता है। तो इसका सेकंड बेस क्या आ जाएगा? सी, तो इसका सेकंड बेस हो गया सी। इसका सेकंड बेस क्या आ जाएगा? ए, तो हमने यहां पर सेकंड बेस। इसका सेकंड बेस क्या आ जाएगा? जी, तो ये जी लिख दिया। और आपका थर्ड बेस हमेशा वही होता है, यू सी ए जी। तो इन्हें कंप्लीट कर देते हैं, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी। तो इस तरीके से मैंने इतनी टेबल भर दी और इसी तरीके से आप लोग बाकी टेबल भी मेरे साथ में भर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने 64 कोडॉन्स बना लिए। इन 64 कोडॉन्स में आपने देखा सब में 3-3 कोड आ रहे हैं और 3-3 कोड आने की वजह से इनको हम कहेंगे ट्रिपलेट जेनेटिक कोड। हर एक में कितने कोड आते हैं? 3। आप देखिए 3 बेस हैं, 1 2 3, सब में 3 बेस हैं। और एक सबसे खास बात यह है इस पूरी टेबल की कि कोई भी कोड रिपीट नहीं हुआ है 64 में। मतलब अगर आप कोई भी 2 कोड कंपेयर करें तो भले ही उनके शुरू के 2 लेटर तो मिल जाएं, लेकिन तीसरा लेटर कभी नहीं मिलने वाला। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको उठाते हैं, देखें सी यू यू, तो सी यू तो यहां तक आ गया, लेकिन थर्ड वाला चेंज हो गया। यानी ये सारे 64 बिल्कुल अलग अलग हैं, कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है यहां पर कोई कोड भी। अब ये सारे कोड किस लिए हैं?
हर कोड एक अमीनो एसिड के लिए बनाया गया है। मतलब हर कोड का काम क्या है? अमीनो एसिड की जानकारी देना, कोड करना, लैंग्वेज बताना। जब ये कोड जाएंगे साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनाने के लिए, तो इन्हीं कोड के आधार पर अमीनो एसिड आकर जुड़ेंगे। ये बात आपको तब बेहतर समझ में आएगी जब मैं आपको अमीनो एसिड जोड़कर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया पढ़ाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ कोड की बात हो रही है, तो आपने टेबल कैसे बनानी है समझ लिया। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं मैंने 3 कोड में डॉट लगाकर लिख दिया है नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब जिनके पास कोई सेंस नहीं है, यानी कि इन 64 में 61 तो ऐसे होंगे जो किसी ना किसी अमीनो एसिड के लिए बनाए गए हैं, लेकिन 3 ऐसे हैं जिनके पास किसी अमीनो एसिड की कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए कहा कोई सेंस नहीं है, तो आप इन्हें कहेंगे नॉनसेंस कोडॉन। और इनके बाकायदा नाम भी हैं जो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। तो नॉनसेंस कोडॉन का मतलब 3 ऐसे कोडॉन जो कि किसी भी अमीनो एसिड का सेंस नहीं रखते, उन्हें हम नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इनकी क्या जरूरत थी? इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब प्रोटीन सिंथेसिस पूरी हो जाएगी और प्रक्रिया को रोकना होगा, तब इनमें से कोई एक आकर बीच में लग जाएगा। अब चूंकि इसके पास किसी का सेंस नहीं है, तो कोई अमीनो एसिड आके जुड़ेगा नहीं और प्रोटीन बनने की प्रक्रिया वहीं पर स्टॉप हो जाएगी, इसलिए इन्हें स्टॉप कोडॉन्स भी कहते हैं। और साथ ही साथ इन पर एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, समापन कोडॉन किसे कहते हैं? टर्मिनेटिंग कोडॉन। तो आपको बताना है कि समापन कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, नॉनसेंस कोडॉन, सबका एक ही मतलब है। और वो 3 कौन कौन से हैं? UAA, UAG और UGA। इन तीनों के नाम भी मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो ये 3 आपके कौन से कोडॉन कहलाएंगे? टर्मिनेटिंग कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन। और इन्हीं को स्टॉप कोडॉन्स कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया को स्टॉप करते हैं, रोकने का काम करते हैं। तो ये तो आपने इतनी बात जान ली। अब बच्चों, कौन सा अमीनो एसिड किस कोडॉन के हिसाब से है, ये मैं टेबल में लिखने जा रहा हूं। तो सारी पूरी टेबल में आपको लिखना है कि कौन से कोड के सामने कौन सा अमीनो एसिड आने वाला है। तो वो मैं भी लिख रहा हूं और उसके बाद फिर आपको मैं डिटेल में आगे बात करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहां पर कई सारे अमीनो एसिड्स के नाम भी लिख दिए। अब इनका क्या मतलब है एक बार आप ये भी पहले समझ लें। जैसे आपने देखा यहां पर फर्स्ट वाले बॉक्स में UUU और UAC, इन दोनों को मिलाकर हमने सामने लिखा है फिनाइल एलानाइन। इसी तरह से UUA और UAG को लिखा है ल्यूसाइन। और ऐसे ही हमने पूरी टेबल में हर जगह पर कहीं 2 को कवर करते हुए, कहीं 4 को कवर करते हुए एक साथ लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हमें प्रोटीन बनानी है तो हमें चाहिए अमीनो एसिड। आपको बता दूं कि अब तक वैज्ञानिकों ने लगभग 20 अमीनो एसिड्स की खोज कर ली है, जिसमें से 10 होते हैं एसेंशियल और 10 होते हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब आवश्यक और नॉन एसेंशियल का मतलब अनावश्यक। अब ये क्या चीज है? एक्चुअली बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर कुछ अमीनो एसिड बनते हैं, जो पहले से बनते हैं उनको कहते हैं नॉन एसेंशियल, तो उनकी तो हमें जरूरत नहीं है, जो बनी रहे बॉडी में। जो हम फूड से अपने लेते हैं उनको कहते हैं एसेंशियल, तो फूड से मिलने वालों को एसेंशियल बोला जाएगा। और जो बॉडी के अंदर बन रहे हैं वो क्या है? नॉन एसेंशियल कहलाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बॉडी में बनी रहे हैं, बाहर से हमें चाहिए नहीं। तो ये 2 कैटेगरीज होती हैं, जिनमें से कुल 20 अमीनो एसिड हैं, और वो सारे अमीनो एसिड हमारी बॉडी में प्रोटीन्स को बनाते हैं। तो वो सारे अमीनो एसिड मिलकर ही प्रोटीन बनाएंगे। तो कौन सा अमीनो एसिड कब लगेगा, ये डीएनए डिसाइड करेगा। उसके लिए ही डीएनए ने ये लैंग्वेज बनाई है। तो कौन सा कोड किस अमीनो एसिड के लिए है, आपको ये यहां पर समझना है। जैसे UUU और UAC, ये किस अमीनो एसिड को कोड करेंगे? फिनाइल एलानाइन को। UAA, UAG किसको कोड करेंगे? ल्यूसाइन अमीनो एसिड को। ऐसे ही आप देख पा रहे हैं 4 कोड यहां पर हैं, ये चारों किसको कोड करेंगे? ल्यूसाइन को। यहां पर AUU, AUC किसको कोड करेंगे? आइसोल्यूसाइन को। ये दोनों किसको कोड करेंगे? मेथियोनाइन को। फिर ये चारों मिलकर कोड करेंगे एक अगले अमीनो एसिड को, जिसका नाम है वेलाइन। ठीक ऐसे ही आप यहां देखिए, ये चारों मिलकर सिराइन को लिए कोड कर रहे हैं। ये प्रोलाइन को कोड करेंगे, ये थेरियोनाइन को कोड करेंगे, ये एलानाइन को कोड करेंगे। ऐसे ही ये दोनों मिलकर टायरोसिन को कोड करेंगे। और आपको पता है इन दोनों के पास तो किसी अमीनो एसिड की कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो हमने इनके सामने किसी अमीनो एसिड का नाम नहीं लिखा है, हमने लिख दिया है नॉनसेंस। आगे बढ़ेंगे, ये दोनों हिस्टाडाइन को कोड करेंगे, ये दोनों ग्लूटामाइन को कोड करेंगे, ये 2 एस्पेराजाइन को और ये 2 लाइसाइन को कोड करेंगे। ये सब अमीनो एसिड्स के नाम हैं जो आपको सुनने में थोड़े अजीब लग रहे हैं, लेकिन जब आप इन्हें याद कर लेंगे तो कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। ये दोनों एस्पार्टिक एसिड को कोड कर रहे हैं और ये दोनों ग्लूटामिक एसिड को कोड करेंगे। ऐसे ही यहां पर आ गए तो हमने देखा ये दोनों सिस्टीन को कोड कर रहे हैं। फिर आ गया एक तीसरा हमारा नॉनसेंस वाला, फिर ये एक अकेला ट्रिप्टोफेन को कोड करेगा जो कि एक अमीनो एसिड है। फिर ये चारों मिलकर आर्जिनिन को, ये दोनों सेराइन को, ये दोनों आर्जिनाइन को और लास्ट वाले चारों ग्लाइसाइन को। तो इस तरीके से हमारे 64 अमीनो एसिड में हर कोड किसी ना किसी अमीनो एसिड के लिए होता है। आपने देखा है कि एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज्यादा कोड पाए जा रहे हैं। लाइक जैसे मैंने कहा ल्यूसाइन, तो ल्यूसाइन को कोड करने के लिए आपको 4 तो यहां पर दिख रहा है,
और 2 यहां पर दिख रहे हैं, यानी एक ही अमीनो एसिड को कोड करने के लिए कितने कोडॉन बना देंगे? 6 कोडॉन बना देंगे। एग्जांपल के तौर पर आप देखिए वेलाइन को, तो वेलाइन एक अमीनो एसिड है और उसको कोड कितने अमीनो एसिड कर, सॉरी कितने कोडॉन कर रहे हैं? 4 कोड कर रहे हैं। तो मतलब कई सारे कोड मिलकर भी एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारे 64 किसी न किसी अमीनो एसिड को कोड जरूर करेंगे। केवल 3 ऐसे हैं जो किसी को कोड नहीं करेंगे, जिन्हें हम नॉनसेंस कोडॉन के नाम से जानते हैं। यहां पर एक और बात आपको सीखनी है लास्ट में, वो क्या है कि एक कोड है बच्चों AUG, और AUG किस अमीनो एसिड को कोड करता है? मेथियोनाइन को। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम का सवाल 1 नंबर का अलग से आता है। मेथियोनाइन जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करता है। तो आपसे सवाल किया जाएगा विच वन इज द इनिशियल कोडॉन, कौन सा आरंभन कोडॉन होता है, प्रक्रिया को शुरू करने वाला कोडॉन कौन सा होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? मेथियोनाइन, और उसका कोड क्या रहेगा? AUG। ऊपर वाला नहीं लिखेंगे, AUG से स्टार्ट होगा और वो किसको कोड करेगा? मेथियोनाइन को कोड करेगा। तो आरंभन कोडॉन AUG और समापन कोडॉन इन 3 में से कोई एक। तो ये आपको याद रखनी है कि प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को शुरू कौन कर रहा है और खत्म कौन कर रहा है। तो ये सारी बातें हमने किसके बारे में कर ली हैं? हमने बात करनी है जेनेटिक कोड के बारे में। अब इसके आगे सवाल जो हमारा आता है एग्जाम में, लॉन्ग आंसर, वो होता क्या है कि जेनेटिक कोड क्या होता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो वीडियो में आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो कुछ हेडिंग्स में आपको बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो ये डिफाइन करेंगे कि जेनेटिक कोड के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तब जाकर आपका ये लॉन्ग आंसर पूरा होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड की। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड्स की, यानी कि हमारे जेनेटिक कोड्स की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यहां पर मैंने लगभग 7 से 8 हेडिंग्स लिख के रखी हुई हैं, एक एक करके मैं आपको सारी एक्सप्लेन करता हूं। यही आपको एग्जाम में लिखनी है जब आपसे जेनेटिक कोड की विशेषताएं पूछी जाएंगी। तो पहला पॉइंट है द कोड इज ट्रिपलेट। ये हमारी फर्स्ट हेडिंग बन जाएगी और इसमें आपको क्या लिखना होगा कि जितने भी जेनेटिक कोड हैं, ऑल 64 जेनेटिक कोड्स, सभी ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट का मतलब आप देख पा रहे हैं सभी में 1 2 3 नाइट्रोजनस बेस लगे हैं, मतलब आप इसे बोलेंगे ट्रिपलेट जेनेटिक कोड। हिंदी में आप कहेंगे त्रिककूट, त्रिक का मतलब 3। तो ऑल द जेनेटिक कोड्स आर ट्रिपलेट, सब में 3 नाइट्रोजनस बेस का एक क्रम होता है। इसलिए हमारा पहला पॉइंट हुआ कि कोड हमारे कैसे होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है द कोड इज डिजेनरेटेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक अमीनो एसिड है जिसका नाम लिखा है ल्यूसाइन। तो ल्यूसाइन के लिए आपको यहां पर 1 2 3 4 कोड दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही साथ इसी ल्यूसाइन के लिए 2 और ऊपर हैं, तो 6 हो गए। ऐसे आप यहां पर देखिए वेलाइन, ये भी एक अमीनो एसिड है, इसके लिए कितने कोड आपको दिख रहे हैं? 1 2 3 4। तो यानी कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ताकि जब हमारी प्रोटीन बन रही हो उस समय अगर एक कोड म्यूटेशन की वजह से, उत्परिवर्तन की वजह से प्रभावित हो जाए और अपना काम ना करे तो प्रक्रिया तो रुकनी नहीं है, तो दूसरा कोड आएगा और उस अमीनो एसिड को कोड करेगा ताकि प्रक्रिया हमारी बीच में डिस्टर्ब नहीं होगी। तो इसको हम कहेंगे द कोड इज डिजेनरेटेड, यानी कोड समाप्त नहीं होते हैं, कोड की जगह लेने के लिए तुरंत दूसरा कोड आ जाता है, क्योंकि हर अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारा है द कोड इज नॉन एम्बिग्यूअस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हर कोड केवल एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही कोड करेगा, दूसरे को नहीं। एग्जांपल के तौर पर यहां लिखा हुआ है CUU। अब CUU केवल और केवल किसको कोड करेगा? ल्यूसाइन को, बाकी किसी अदर अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि CUU ल्यूसाइन को छोड़ दे और वेलाइन को कोड करने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। या फिर ACU थ्रियोनाइन को कोड करता है और ये थ्रियोनाइन को छोड़कर प्रोलाइन को कोड करने लग जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यानी हर कोड एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए बना है, वो उसी को कोड करेगा। तो इसको कहेंगे द कोड इज नॉन एम्बिग्यूअस। मतलब हर कोड नॉन एम्बिग्यूअस होता है, मतलब किसी दूसरे को कोड नहीं करेगा, सिर्फ अपना काम करने वाला है। नेक्स्ट हमारा है द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये 64 कोडॉन्स हैं और आप देखिए कोई भी ऐसा कोडॉन इन 64 में नहीं है जो बिल्कुल एक दूसरे का सेम हो, कॉपी हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर आप ऊपर के 2 कोड देखें UUU और इसके नीचे UUC, तो आप इन दोनों को देखिए कि फर्स्ट 2 लेटर तो भले ही मैच हो रहे हो दोनों में, UU और UU, लेकिन लास्ट वाला बेस जरूर अलग होगा। यानी ऑल 64 कोडॉन, जितने भी हमारे 64 कोडॉन हैं, सब में अलग अलग हैं, सारे मैच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं,
सबका लास्ट बेस जरूर अलग है। आप किसी को भी ट्राई कर लीजिए, अगर दो वर्ड एक जैसे मिल भी जाएंगे तो लास्ट वाला बेस क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। यानी सभी जेनेटिक कोड का लास्ट का बेस अलग है, इसको हम बोलेंगे द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है द कोड इज कॉमालेस, मतलब कोड के बीच में कहीं पर कोई डैश, फुल स्टॉप या कॉमा नहीं पाया जा रहा है। ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही लिखने होते हैं, CUG, AUU, AUC, इनके बीच में कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं होता, तो इसको हम कहेंगे द कोड इज कॉमालेस। अगला कोडॉन हमारा, अगली जो स्पेशलिटी है वो है स्टार्ट और इनिशियल कोडॉन। अब स्टार्ट और इनिशियल कोडॉन क्या है, हिंदी में आप इसे आरंभन कोडॉन कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। जब हमारी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया होगी तो आपकी ये जो प्रक्रिया है, आपको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब प्रोटीन का निर्माण, और प्रोटीन के निर्माण में बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ेंगे तभी प्रोसेस पूरी होगी। कई सारे अमीनो एसिड मिलकर ही प्रोटीन बनाएंगे, लेकिन कोई एक ऐसा अमीनो एसिड होता होगा जो प्रक्रिया को स्टार्ट करता होगा, शुरू करता होगा, तो उसको हम कहेंगे इनिशियल कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन, और उसी से पूरी प्रोसेस स्टार्ट होगी। जब तक वो कोड नहीं आएगा तब तक प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, यानी कि उसी को हम कह रहे हैं स्टार्ट कोडॉन या इनिशियल कोडॉन। और आप बिल्कुल इसे याद कर लें, ये स्टार्ट कोडॉन कौन सा होता है, AUG। और ये AUG आपको कहां मिलने वाला है, AUG आप देख सकते हैं यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो AUG को ही हम क्या कहते हैं, स्टार्ट कोडॉन। और ये किसके लिए कोड करने वाला है, मेथियोनाइन को कोड करता है। मतलब जब हमारी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो सबसे पहले कौन सा कोड आएगा, AUG। और AUG के आने पर कौन सा अमीनो एसिड आकर जुड़ जाएगा, मेथियोनाइन, क्योंकि ये किसको कोड करता है, मेथियोनाइन को। और इस तरीके से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो प्रोसेस को शुरू करने वाला जो कोडॉन है उसी को कहेंगे स्टार्ट कोडॉन या इनिशियल कोडॉन। इस पर भी एक नंबर में सवाल पूछा जाता है कि आरंभन कोडॉन या इनिशियल कोडॉन किसको कहा जाता है, तो आपको जवाब देना है AUG को। और इसी को AUG को इनिशियल कोडॉन कहते हैं। ये किसके लिए कोड करता है, ये मेथियोनाइन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है द कोड इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब सार्वत्रिक। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में यही 64 कोडॉन्स होते हैं, और ये कोडॉन हर एनिमल में हर जगह पर उसी अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं जो यहां पर। एग्जांपल के तौर पर हमारी बॉडी के अंदर अगर CUU ल्यूसाइन को कोड करता है, तो किसी अदर एनिमल की बॉडी में भी CUU किसको कोड करेगा, ल्यूसाइन को ही कोड करेगा। GUU किसको कोड करेगा, वेलाइन को ही कोड करेगा। ये एक खास बात है इन कोड्स की, तो इसलिए हमने कहा कि द कोड इज यूनिवर्सल। नाउ द लास्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, नॉनसेंस कोडॉन और स्टॉप कोडॉन। अब आप देखिए, ये 64 में 3 ऐसी जगह हैं जहां पर हमने कोई भी अमीनो एसिड का नाम नहीं लिखा है। आप देख पा रहे हैं, एक UAA, एक UAG और एक यहां पर UGA। यानी ये ऐसे 3 कोडॉन हैं जो किसी अमीनो एसिड के लिए नहीं होते, किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, मतलब इनके पास किसी अमीनो एसिड का सेंस नहीं है, इसलिए इन्हें आप नॉन सेंस कोडॉन कहते हैं। अब इनके नाम भी दिए गए हैं, जैसे UAA का नाम होता है ऑकर, UAG का नाम होता है अंबर, और UGA का नाम होता है ओपल। तो ऑकर, अंबर, ओपल, UAA, UAG और UG, ये 3 ऐसे कोडॉन हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉनसेंस कोडॉन। अब इनके लिए एक और वर्ड यूज होता है, स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेटिंग कोडॉन। स्टॉप माने रोक देना, टर्मिनेट माने भी खत्म कर देना, समाप्त कर देना। ये क्या चीज है, आइए इसको समझते हैं। हमने देखा कि हमारी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, AUG, दैट इज कॉल्ड द स्टार्ट कोडॉन और द इनिशियल कोडॉन। अब ये प्रक्रिया खत्म भी तो होगी कभी ना कभी, यानी कि डीएनए ने पहले से ही प्लान करके भेजा हुआ है mRNA को कि कब प्रोसेस खत्म करनी है। तो जब प्रक्रिया खत्म होनी होगी तो वहां पर आ जाएगा कौन, स्टॉप कोडॉन, इन 3 में से कोई एक। और जैसे इन 3 में से कोई एक आएगा तो आपको पता है कि इनके पास तो किसी अमीनो एसिड का कोई कोड नहीं है, तो कोई अमीनो एसिड जाकर जुड़ेगा नहीं और प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, और वहीं पर प्रोसेस रुक भी जाएगी। चूंकि ये प्रोसेस को समाप्त कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को, इसलिए इन्हें आप स्टॉप कोडॉन या फिर टर्मिनेटिंग कोडॉन के नाम से भी जानते हैं। दूसरी भाषा में बोलूं तो इनके पास किसी अमीनो एसिड का कोई सेंस नहीं है, इसलिए इन्हें हम नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास 8 कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज थी जिनको हमने कहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। एक बार नाम रिपीट करते हैं, द कोड इज ट्रिपलेट, द कोड इज डिजनरेटेड, द कोड इज नॉन एम्बिगुअस, द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, द कोड इज कॉमालेस, इनिशियल और स्टार्ट कोडॉन, द कोड इज यूनिवर्सल, एंड फाइनली नॉनसेंस कोडॉन और द स्टॉप कोडॉन्स व्हिच आर आल्सो नोन एज टर्मिनेटिंग कोडॉन। तो इतनी बातें आपको यहां पर जाननी थी स्पेशलिटी में। अब
आपने सारी बातें तो समझ ली, लेकिन इन सारी बातों का यूज कहां पर होना है? तो आपको बता दूं कि इसके बाद मैं आपके लिए टॉपिक का वीडियो बनाने वाला हूं प्रोटीन सिंथेसिस का, जो कि एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। प्रोटीन सिंथेसिस में हम ये सारे जेनेटिक कोड का यूज करेंगे, तब आप एक्चुअल में इस टॉपिक को ठीक तरह से समझ पाएंगे। आज जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं उसमें कई बातों में आपको इमेजिनेशन करनी पड़ी कि कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, कैसे एमआरएनए बनता है, कैसे वो कोड लाता है, कैसे अमीनो एसिड जुड़ते हैं। ये सारी कहानी थोड़ा सा डाउट में जरूर रही होगी आप लोग के लिए, बट यू डोंट वरी, जैसे ही मैं इसके बाद का अगला वीडियो बनाऊंगा तो ये टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको, तब आपको जेनेटिक कोड को लेकर कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। एक्चुअली देखा जाए तो ये एक तरीके से इनकम्प्लीट टॉपिक है, बिना प्रोटीन सिंथेसिस के इसे नहीं समझा जा सकता। बट आपको पता है कि ऑलरेडी वीडियो लंबा हो गया है सारा कुछ डिटेल में बताने की वजह से, तो प्रोटीन सिंथेसिस को एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। इसके लिए मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा, जिसे देखने के बाद आप बहुत बेहतर तरीके से जेनेटिक कोड समझ पाएंगे। अभी के लिए एग्जाम का क्वेश्चन आपका जरूर हल हो जाएगा कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं बताइए। व्हाट आर द जेनेटिक कोड्स, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये क्वेश्चंस आपका लॉन्ग में पूछा जाता है, कई बार बोर्ड में आया है, तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से तैयार कर सकते हैं इस वीडियो की मदद से। साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने कम्युनिटीज के ऑप्शन पे डाल दिया है, ताकि आप ये टेबल बिल्कुल अपने आप अपने नोट्स में भी बना सकें। तो उम्मीद कर रहा हूं जेनेटिक कोड को लेकर सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, आपने अच्छे से टॉपिक को समझ लिया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करूंगा और बताऊंगा जो भी आपके अंदर डाउट होगा। तो यहां पर अपना ही मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।